वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 11th के वेक्टर एनालिसिस के पार्ट नंबर 8 पे। तो वेक्टर एनालिसिस बच्चों जो लोग नहीं देखे हैं 7th लेक्चर, वो फटाफट से जा करके 7th लेक्चर देख लें ताकि चीजें आप तक के लिए थोड़ी पहुंचने में आसानी हो जाए। आइए फटाफट से देखते हैं कि हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स देख लिए थे उसको अगर देखना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो कैसे डील करें। एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों आज, और फिर उसी से हम लोग आज बात आगे बढ़ाएंगे। लेट्स सपोज दैट कि दो सदिश हैं, ओके, दो सदिश हैं और दो सदिश वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस P J माइनस K एक है, और दूसरा वही वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तब P का मान क्या होगा? P का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैसे निकालेंगे P का मान? तो उसके लिए हमें करना क्या है, वेक्टर ऑफ A, ध्यान दीजिएगा, लंब होने की शर्त यह है कि A डॉट B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ओके, तो 0 हो गया यहां पर, ये कंडीशन। तो यहां पर 3i कैप प्लस pj कैप माइनस k कैप, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, साथ ही ले लीजिए i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, साथ में लिया। दोनों को डॉट करना है और 0 के इक्वल कर देना है। तो बच्चों 3 को i के साथ करेंगे मतलब 1 ही है तो ये आएगा 3, और फिर p को 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2 इंटू p, और फाइनली माइनस 1 को 3 के साथ करेंगे तो ये आएगा माइनस 3। ओके, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों, और इज इक्वल टू 0। तो फाइनली 3 और माइनस 3, ध्यान दीजिएगा ये तो कैंसिल हो गए। ओके, तो यहां से माइनस 2p इज इक्वल टू 0। तो बात ध्यान रखिएगा कि माइनस 2p में ये तो पहले ही कैंसिल हो गया ना बच्चों, ध्यान दीजिए। तो माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0। यहाँ पे p की वैल्यू 0 मिलेगी। इसी तरीके से हम सारे लंब कंडीशन को होल्ड करेंगे। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो गई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया हो तो कैसे डील करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, यदि वेक्टर ऑफ A प्लस वेक्टर ऑफ B तथा वेक्टर ऑफ A माइनस B ये आपको दिया गया है, तब सदिश हो, ऐसा हो तब सिद्ध करें दोनों लंबवत है, दोनों लंबवत है, दोनों को लंबवत सिद्ध करना है। दोनों लंबवत कैसे सिद्ध होंगे? यदि इसमें केस है, यदि इसमें कंडीशन ये है, यदि वेक्टर ऑफ A बराबर है वेक्टर ऑफ B, मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर A और B आपस में बराबर है तो सिद्ध करना है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो बच्चों परपेंडिकुलर की शर्त क्या होती है? दोनों के परपेंडिकुलर की शर्त यह है कि वेक्टर ऑफ A प्लस वेक्टर ऑफ B डॉट वेक्टर ऑफ A माइनस वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए डिस्ट्रीब्यूटिव से, A और A बच्चों क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहां पर होगा वेक्टर के साथ लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ऑफ A डॉट B। वेक्टर ऑफ A डॉट वेक्टर ऑफ B, और फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे अगले वाले को। अगले वाला का मतलब A से आपने इसको किया, A को इससे मल्टीप्लाई किया, B को इससे करेंगे तो ये प्लस वेक्टर ऑफ B डॉट वेक्टर ऑफ A, और फिर B को इससे करेंगे तो माइनस B स्क्वायर। ओके, ये हो गया ये वाला सेक्शन, और ये वाला सेक्शन प्लस माइनस है तो आपका पता है कि क्रम विनिमय का मान कितना, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। वेक्टर ऑफ A स्क्वायर समान वेक्टर है तो A स्क्वायर बच्चों, और यहाँ पे माइनस ये क्या हो गया? B स्क्वायर, और यहाँ पर आपको वेक्टर ऑफ A प्लस वेक्टर ऑफ B, यहाँ पे मिलेगा वेक्टर ऑफ A माइनस वेक्टर ऑफ B। A और B आपस में जब बराबर हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 वेक्टर ऑफ A प्लस वेक्टर ऑफ B
डॉट वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ये क्या बताता है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। आई होप ये बात क्लियर होगी। फटाफट से बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नाविक है जो नदी पार करना चाहता है, तो ध्यान ये देने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई नाविक है जो नदी पार करना चाहता है, तो ऐसे केस में इसके पास दो केसेस होंगे। यदि वो नाव को कम से कम दूरी में पार करना चाहे, और दूसरा ये कि कम से कम समय में पार करना चाहे। ठीक है, तो आइए पहले चेक करते हैं कि कम से कम दूरी पार करने के लिए उसे क्या करना होगा। मान लेते हैं कि बच्चों मेरे पास नदी जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, और ये जो नाविक है या फिर व्यक्ति है वो इस दिशा में मान लीजिए चलना शुरू करता है। और मैं अगर बात करूं तो नदी के बहाव का जो वेग है वो कुछ इस तरीके से है, इधर की, ठीक है, जिसको हम लोग VR कह सकते हैं। और यहां पर बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, VM। तो VR ये हो गया, VM ये हो गया। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये वेक्टर ऑफ VR को रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर ऑफ VM को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक दूसरे के साथ कितना कोण बना लिया, 90 डिग्री। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति इस नदी को पार करने के लिए लंबवत से थीटा कोण पर अगर तैरना शुरू करता है, तो वो तैरते तैरते कहां पहुंचना चाहता है, A पर नहीं बल्कि बच्चों वो B पर पहुंचना चाहता है, ताकि वो कम से कम दूरी तय करे। तो हम देखना ये चाहते हैं कि अगर वो VM वेग से चल रहा है और नदी का वेग VR है, तो उसका परिणामी वेग क्या होगा। ठीक है, तो नाविक का परिणामी वेग, नाविक का परिणामी वेग v इज इक्वल टू अंडर रूट v, ये क्योंकि कर्ण को रिप्रेजेंट करता है तो Vm स्क्वायर माइनस, और ये आधार को, तो Vm स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा क्या, v की वैल्यू मिल गई। बात समझ में आई। तो ये आपको मिल गई v की वैल्यू परिणामी वेग। अगर मैं चाहता हूं कि वो कम से कम दूरी तय करके पहुंचे, तो ये वाली अगर दूरी तय करना चाहता है, मान लेते हैं कि बच्चों ये जो दूरी है वो क्या है, S, दोनों नदी के छोरों की दूरी। तब क्या करेंगे, तब हमको निकालना होगा कि कितने समय में पहुंचेंगे। तो लगा समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में 4, जिससे आप पहुंचेंगे, ये वाला इसी से पहुंचेंगे। और आपको कम से कम ये दूरी तय करनी है, तो लघु दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो ये v की वैल्यू आपको पता ही है, Vm स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। तो अब आपसे पूछा जाए कि लघुत्तम दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे इतना समय लगेगा। ठीक है, कब, जब आप लंबवत से किसी कोण पर तैरना शुरू करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला केस क्या है, यदि नाविक लंबवत तैरना प्रारंभ करता है, लंबवत तैरना प्रारंभ करता है, तो ये नदी हो गई, और यहां से आप तैरना प्रारंभ कर रहे हैं, यहां जाना चाहते हैं। तो A से आप पहुंचना चाहते हैं कहां पर, B पर। तो यहां से ये यहां तक पहुंचने के लिए आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, S दूरी तय करनी पड़ेगी यहां से यहां तक पहुंचने में। तो ये आपने B पर पहुंचना है, क्योंकि नदी का कुछ न कुछ वेग है जिसको हम VR कहते हैं। तो आप B पर ना पहुंच के कहां पहुंचेंगे, C पर पहुंचेंगे। B पर ना पहुंच के C पर पहुंचेंगे, और आपका वेग भी बदल जाएगा।
अगर आप Vm से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और ये नदी का वेग है तो आपका जो परिणामी वेग है वो v होगा। तो नया परिणामी वेग बच्चों क्या होगा अगर आप लंबवत चलते हैं तो ऑफकोर्स बढ़ेगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट में Vm का स्क्वायर प्लस Vr का स्क्वायर, ये आपका परिणामी वेग होगा बच्चों। ओके, अब हम पूछना चाहते हैं कि आपको यहां से वहां पहुंचने में समय कितना लगेगा, तो लगा समय निकालना है। बता दूं मैं, लगा समय जो है वो वही होता है जो यहाँ A से B में पहुंचने में या फिर A से C में पहुंचने में लगेगा, क्योंकि आप अब B पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, आप कहां पहुंचेंगे, आप C पर। तो A से B में पहुंचने में लगा समय वही होगा जो होगा A से C में पहुंचने में लगा समय, दोनों सेम होगा। देख कैसे निकालेंगे समय, समय इज इक्वल टू क्या होता, दूरी बटा चाल। अगर आप यहां से यहां पहुंचते हैं तो शांत जल में तो इसी चाल से पहुंच जाते हैं, तो मैं दूरी बटा चाल लिख देता हूं जो कि नाविक की है, मैन की है, व्यक्ति की है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि क्या आप यहीं पहुंचोगे, तो नहीं पहुंचोगे। आप कितना भटक गए, इतना भटक गए, किसकी वजह से भटके, नदी के वेग की वजह से। तो विक्षेप कितना होगा आपका, टारगेट से कितने विक्षेपित हो गए, मार्ग की लंबाई। तो ये होगा बच्चों आपका x इज इक्वल टू किसकी वजह से, Vr, कितने समय में, समय आपको पता ही है, दूरी बटा ये चाल। तो आप इतना भटक जाओ। ठीक, आई होप ये बातें क्लियर हो रही हैं कि कितना भटकेंगे। अगर मैं आपसे कहूं तो कितनी दिशा से भटकेंगे, तो दिशा निकालनी होगी तो tan थीटा लगा लीजिएगा, क्योंकि ये लंब है तो लंब Vr लिखिए और आधार क्या लिखिए, Vm लिखिए। ये हो गया आपका tan थीटा, मतलब किस कोण पे आप पहुंचेंगे, कितनी दिशा बनाते हुए पहुंचेंगे। तो यहां से वेक्टर एनालिसिस की कहानी आज बच्चों हम लोग खत्म करते हैं। कल से हम लोग बात करेंगे प्रक्षेप्य गति के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।